दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कहानी है। कहानी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल करेगी, क्योंकि जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा ये एक कह सकते हैं भावनाओं से भरी हुई कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको एक मॉरल मिलेगा कहानी के अंत में। उसके अलावा दोस्तों, आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वुडन बाउल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वुडन का मतलब होता है लकड़ी से बना हुआ, कोई भी लकड़ी से बनी हुई चीज़ को वुडन कहा जाता है। और बाउल का मतलब कटोरा या कटोरी। द वुडन बाउल मतलब क्या हुआ कि लकड़ी का कटोरा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट ज़रूर करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आ फ्रेल ओल्ड मैन वेंट टू लिव विद हिज सन, डॉटर इन लॉ एंड आ 4-year-old ग्रैंडसन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो का मतलब होता है जाना और सेकंड फॉर्म है वेंट, WENT। और दोस्तों, इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो दो वर्ब का प्रयोग जब आप करेंगे तो पहली वर्ब के बाद टू लगाया जाएगा और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। और लिव का मतलब रहना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? आ फ्रेल ओल्ड मैन। दोस्तों, फ्रेल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दुर्बल, कमज़ोर। मतलब एक दुर्बल बूढ़ा आदमी वेंट गया टू लिव रहने के लिए विद हिज सन अपने बेटे के साथ, डॉटर इन लॉ बहू के साथ, एंड आ 4-year-old ग्रैंडसन और एक 4 साल के पोते के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? आ फ्रेल ओल्ड मैन वेंट टू लिव विद हिज सन, डॉटर इन लॉ एंड आ 4-year-old ग्रैंडसन। मतलब एक बूढ़ा दुर्बल आदमी अपने बेटे, बहू और 4 साल के पोते के साथ रहने गया। द ओल्ड मैन्स हैंड्स ट्रेम्बल्ड, हिज आईसाइट वॉज ब्लर्ड एंड हिज स्टेप फॉल्टर्ड। क्या मतलब हुआ? द ओल्ड मैन्स हैंड्स। दोस्तों, यहाँ मैन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। ट्रेम्बल का मतलब कांपना, सेकंड फॉर्म ट्रेम्बल्ड। और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। द ओल्ड मैन्स हैंड्स ट्रेम्बल्ड मतलब कि बूढ़े आदमी के हाथ कांपते थे। हिज आई साइट वॉज ब्लर्ड। ब्लर्ड का मतलब धुंधली, आई साइट मतलब कि नज़र, जो उसकी नज़र थी, जो उसकी दृष्टि थी वो धुंधली थी। एंड हिज स्टेप फॉल्टर्ड और जो उसके कदम थे वो लड़खड़ाते थे। फॉल्टर मतलब लड़खड़ाना। द फैमिली एट टुगेदर एवरी नाइट एट द डिनर टेबल। और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। आप इसे नोट कर लीजिए। EAT ईट मतलब खाना और सेकंड फॉर्म है एट। आप इसे ज़रूर नोट कीजिए, ATE एट। तो क्या अर्थ हुआ? द फैमिली एट टुगेदर एवरी नाइट एट द डिनर टेबल मतलब कि परिवार एक साथ डिनर की टेबल पर खाना खाता था, एक साथ खाना खाता था। बट द ओल्ड मैन्स शेकी हैंड्स एंड फेलिंग साइट मेड ईटिंग रादर डिफ़िकल्ट। क्या अर्थ हुआ? बट द ओल्ड मैन शेकी हैंड, शेकी मतलब हिलते हुए, लेकिन बूढ़े आदमी के हिलते हुए हाथ, एंड फेलिंग साइट और गिरती हुई मतलब कि कमज़ोर होती हुई जो दृष्टि थी, नज़र थी, मेड ईटिंग रादर डिफ़िकल्ट वो खाने को और भी ज़्यादा मुश्किल बनाती थी। तो दोस्तों, इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उनके हाथ कांपते थे और जो उनकी नज़र थी वो कमज़ोर थी, जिसकी वजह से ये जो खाने की जो प्रक्रिया थी वो उनके लिए मुश्किल हो जाती थी।
पीस रोल्ड ऑफ हिज स्पून। पीस का मतलब होता है मटर के दाने, दानों को पीस कहा जाता है। जो दाने वगैरह होते थे रोल्ड ऑफ हिज स्पून, वो उनकी चम्मच से लुढ़क जाते थे ऑन टू द फ्लोर, फर्श पर। वैन ही ग्रैस्प्ड द ग्लास ऑफन मिल्क स्पिल्ड ऑन द टेबल क्लॉथ। और जब वो ग्लास को उठाते थे, ग्रेस मतलब उठाना पकड़ते थे, ऑफन मतलब कि अक्सर, मिल्क स्पिल्ड, स्पिल्ड मतलब बिखर जाना, अक्सर जो दूध था वो बिखर जाता था ऑन द टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ का मतलब होता है जो मेज़ के ऊपर कपड़ा बिछाया जाता है उसे टेबल क्लॉथ कहा जाता है। तो जब भी वो मतलब कि दूध के ग्लास को उठाते थे, पकड़ते थे, तो अक्सर जो दूध था वो टेबल क्लॉथ के ऊपर गिर जाता था। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग एक साथ खाना खा रहे हैं और ये जो वृद्ध व्यक्ति हैं इनके हाथ से कुछ सामान गिर रहा है। चलिए आगे देखिए। Becoming irritated with the mess, the son and daughter-in-law sat at a small table in the corner। क्या अर्थ हुआ बिकमिंग इरिटेटेड विद द मैस? दोस्तों मैस का मतलब है झंझटबाजी, झंझट को मैस कहा जाता है। और इरिटेटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब चिढ़ना। बिकमिंग इरिटेटेड विद द मैस मतलब इस झंझट से चिढ़कर। द सन एंड डॉटर इन लॉ मतलब कि जो बेटा था और जो बहू थी, सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर मतलब बेटे और बहू ने एक छोटी टेबल को कॉर्नर में रख दिया, लगा दिया। देयर द ओल्ड मैन नाउ एट अलोन वाइल द रेस्ट ऑफ द फैमिली इंजॉय डिनर एट द डिनर टेबल। देयर मतलब कि वहाँ द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी था, नाउ एट अलोन वो अकेला खाता था, वाइल जबकि द रेस्ट ऑफ द फैमिली जो बाकी का जो परिवार था, रेस्ट मतलब बाकी, और जो बाकी का जो परिवार था, इंजॉयड डिनर एट द डिनर टेबल वो डिनर का आनंद लेते थे एट द डिनर टेबल पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? एक अर्थ निकला कि मतलब कि वहाँ जो बूढ़ा आदमी था वो अकेले खाता था, जबकि जो बाकी का जो परिवार था, वाइल द रेस्ट ऑफ द फैमिली जबकि जो बाकी का परिवार था वो डिनर की टेबल पर इंजॉय करता था, मतलब वो आनंद लेता था। सीन्स क्योंकि ही हैड ब्रोकन अ डिश और टू हिज फूड वॉज सर्व्ड इन अ वुडन बाउल। क्या अर्थ हुआ? सीन्स मतलब क्योंकि, ही हैड ब्रोकन अ डिश और टू। दोस्तों इस वाक्य में देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। पहले आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। ब्रेक मतलब तोड़ना, सेकंड फॉर्म ब्रोक और थर्ड फॉर्म ब्रोकन। तो जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, आया, तो इस तरह के जो भी वाक्य होंगे जहाँ पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है वहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जो कि पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो ये थर्ड फॉर्म है ब्रोकन और ये पास्ट परफेक्ट का ही वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? सीन्स ही हैड ब्रोकन अ डिश और टू, क्योंकि उन्होंने एक या दो जो डिश थी, बर्तन थे, वो तोड़ दिए थे। हिज फूड वॉज सर्व्ड। दोस्तों यहाँ वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, सर्व का मतलब होता है परोसना, थर्ड फॉर्म सर्व्ड। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य, आप इसे नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसलिए जो उनका खाना था, हिज फूड वॉज सर्व्ड इन ए वुडन बाउल, वो एक लकड़ी के कटोरे में परोसा जाता था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि क्योंकि उन्होंने एक या दो बर्तन तोड़ दिए थे, हिज फूड वॉज सर्व्ड इन ए वुडन बाउल, उनका जो खाना था वो लकड़ी के कटोरे में परोसा जाता था। आगे देखिए। Sometimes when the family glanced in the old man's direction। दोस्तों ग्लैंस का मतलब होता है नज़र डालना, आप इसे नोट कर लीजिए। सेकंड में ग्लेंस्ड, कई बार जब परिवार नज़र डालता था इन द ओल्ड मैंस डायरेक्शन, बूढ़े आदमी की दिशा में, मतलब जहाँ पे बूढ़े आदमी वो होते थे उनकी दिशा में वो नज़र डालता था परिवार। ही हैड अ टीयर इन हिज आइज, उनकी आँख में आंसू होता था। एज ही एट अलोन, क्योंकि वो खाना अकेला खाते थे। स्टिल द ओनली वर्ड्स द कपल हैड फॉर हिम वर शार्प एडमनिशंस व्हेन ही ड्रॉप्ड अ फोर्क और स्पिल्ड फूड। और दोस्तों आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लीजिए, STILL। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। स्टिल द ओनली वर्ड्स अ कपल हैड फॉर हिम, उसके बावजूद भी मतलब फिर भी, मतलब उस कपल के पास, दंपति के पास जो शब्द होते थे उनके लिए, वर शार्प एडमिनिशन। शार्प एडमिनिशन मतलब वो तीखी बातें, कड़वी बातें, या कह सकते हैं कि फटकार के वाले शब्द होते थे।
वैन ही ड्रॉप्ड अ फोर्क, जब उनके हाथ से कोई भी फोर्क कांटा गिर जाता था, और स्पिल्ड फूड या फिर खाना मतलब उनके हाथ से बिखर जाता था, तो उन्हें वो बहुत ज़्यादा कठोर शब्द जो थे वो सुनाते थे। द 4-year-old watched इट ऑल इन साइलेंस, और ये जो 4 साल का बच्चा था वो इन सब चीज़ों को खामोशी से देखता था। आगे देखिए, वन इवनिंग, एक शाम, बिफोर सपर, सपर का मतलब शाम का नाश्ता, शाम के नाश्ते से पहले, द फादर नोटिस्ड हिज सन प्लेइंग विद वुड स्क्रैप्स ऑन द फ्लोर, जो पिता थे उन्होंने नोटिस किया, देखा कि जो हिज सन, जो उनका बेटा है, प्लेइंग विद वुड स्क्रैप्स, वो लकड़ी की जो स्क्रैप्स हैं, मतलब छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, लकड़ी की जो पट्टियां हैं, उनसे खेल रहा है, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। ही आस्क्ड द चाइल्ड स्वीटली, स्वीटली का मतलब होता है प्यार से, ये एडवर्ब है। ही आस्क्ड द चाइल्ड स्वीटली, उन्होंने बच्चे से प्यार से पूछा, व्हाट आर यू मेकिंग। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। मेक मतलब बनाना, तो उन्होंने बच्चे से प्यार से पूछा, व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो। जस्ट एज स्वीटली द बॉय रिस्पॉन्डेड, और उसी तरह से स्वीटली मतलब कि प्यार से, द बॉय रिस्पॉन्डेड, लड़के ने रिस्पॉन्ड किया, लड़के ने मतलब कि उत्तर दिया, जवाब दिया। ओ आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल, मैं एक छोटा सा बाउल, कटोरा बना रहा हूँ, फॉर यू एंड मदर, आपके और मम्मी के लिए, टू ईट, खाने के लिए, योर फूड, अपना भोजन, फ्रॉम वैन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। तो उस बच्चे ने बड़े प्यार जैसा, उसके पिता ने उस बच्चे से प्यार से पूछा कि आप क्या बना रहे हो, उतने ही प्यार से स्वीटली उसने जवाब दिया, और उसने क्या कहा कि मैं एक छोटा सा कटोरा बना रहा हूँ आपके और मम्मी के लिए, खाने के लिए, आपके खाने के लिए, फ्रॉम वैन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। द वर्ड्स सो स्ट्रक द पेरेंट्स, और ये जो शब्द थे वो पेरेंट्स को एकदम चुभ गए। दैट दे वर स्पीचलेस, कि वो स्पीचलेस का मतलब होता है अवाक रह जाना, जब आपके पास कोई कहने के लिए शब्द ना हो तो उसे स्पीचलेस कहा जाता है। जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो अवाक रह गए। दैन टीयर्स स्टार्टेड टू स्ट्रीम डाउन देयर चीक्स, स्टार्टेड मतलब लगे, उसके बाद जो टीयर्स थे, आंसू थे, वो गिरने लगे। स्टार्टेड टू स्ट्रीम डाउन फ्रॉम देयर चीक्स, वो उनके गालों से नीचे गिरने लगे। दो, हालांकि, नो वर्ड वॉज स्पोकन, हालांकि कोई भी शब्द नहीं बोला गया। बोथ न्यू, दोनों जानते थे, और दोस्तों ये सेकंड फॉर्म में नो की, ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। बोथ न्यू, दोनों जानते थे। वॉट मस्ट बी डन, कि क्या अवश्य ही किया जाना चाहिए, इस बात को दोनों जानते थे। दैट इवनिंग, उस शाम, द हस्बैंड टुक हिज फादर्स हैंड, मतलब उस शाम जो वो हस्बैंड था उसने अपने पिता का हाथ लिया, एंड जेंटली, और प्यार से, बहुत ही सौम्य तरीके से, लेड हिम, उनको ले गया, बैक टू द फैमिली टेबल, वो वापस उनको परिवार की जो टेबल थी वहाँ वो ले गया। दोस्तों लीड मतलब ले जाना, सेकंड फ्रॉम लेड, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उस शाम जो हस्बैंड था, और ये हस्बैंड किसके बारे में बात हो रही है, उस बूढ़े आदमी के बेटे के बारे में, कि वो जो हस्बैंड था उसने अपने फादर का, अपने पिता का हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से वो उन्हें परिवार की टेबल पर ले गया। फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज डेज द ओल्ड मैन, मतलब अपने बाकी बचे हुए दिनों में वो जो बूढ़े व्यक्ति थे, ओल्ड मैन एट एवरी मील विद द फैमिली, उन्होंने हर जो उनका भोजन था, जो उनकी मील थी, हर जो उनका खाना था, वो उन्होंने परिवार के साथ खाया। नाइदर हस्बैंड नोर वाइफ केयर्ड एनी लॉन्गर व्हेन अ फोर्क वॉज ड्रॉप्ड, मिल्क स्पिल्ड और द टेबल क्लॉथ स्पॉइल्ड, और उसके बाद ना तो पति ने ना ही पत्नी ने इस बात का केयर किया, इस बात का उन्होंने ध्यान दिया कि क्या कोई कांटा गिर रहा है, या फिर दूध बिखर रहा है, या फिर जो टेबल क्लॉथ है वो गंदा हो रहा है। चलिए दोस्तों, अभी इस कहानी का जो मॉरल है वो भी जल्दी से देख लीजिए। ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हमेशा अपने माता पिता को प्यार करो और उनका सम्मान करो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो कहानी है थोड़ी सी सेंसिटिव है, भावनात्मक कहानी है, क्योंकि जो कहानी का जो मॉरल है बहुत ही प्यारा है। जैसा हमने यहाँ पर देखा कि वो जो बूढ़े व्यक्ति थे जिनके साथ उनका जो बेटा या बहू थे वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, लेकिन एक घर का जो एक छोटा सा बच्चा था वो इन बातों को बड़े ध्यान से देख रहा था, और उसने जब वो लकड़ी का कटोरा बनाने लगा और उसके माता पिता ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, और उसने जवाब दिया कि मैं ये आपके लिए बना रहा हूँ, तो जाहिर से बात है कहीं ना कहीं वो उन्हें बताना चाहता था कि जैसा आप अपने पिता के साथ करो वैसा ही मैं आपके साथ भी करूँगा। तो दोस्तों ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही चीज़ सिखाती है कि जो हमारे माँ बाप हैं या जो हमारे घर में बूढ़े वृद्ध लोग हैं, हमें उनको सिर्फ
प्यार नहीं, उनका सम्मान करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से हम आज करेंगे वही हमारे साथ भी होगा। तो ये ज़रूरी है कि जो हमारे माता पिता हैं या जो हमारे दादा दादी हैं, हमारे घर के जो वृद्ध लोग हैं, हम उनका पूरा ध्यान करें, देखभाल करें, सम्मान करें, उनको प्यार करें, ताकि जब हम लोग बूढ़े हो जाएं तो हमारे बच्चे हैं वो भी हमारा इसी तरह से केयर करें। तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।